Good evening, all of you. Good evening, Mithila. Good evening, Sakshi, Reli, Priyadarshini, Chaitali. Good evening, Prasad. Good evening, Suhani. Good evening, Aditi, Sahil, Yogini. Good evening, all. ओके चलो सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज जो है ये कंप्लीट कर लिए हैं, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ओके, और लास्ट जो आप लोगों का टेस्ट पेपर हुआ है, ओके, तो उस टेस्ट पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। कैसा रहा बेटा पेपर आप लोगों का? बढ़िया रहा? मजा आया? इजी था या टफ था? चलो तो एक काम करते हैं, आज का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का जो मेन टारगेट हमारा ये है बेटा कि एक एक कंसेप्ट जो है हमारे अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, समझे? हाँ बेटा, बायो का बहुत इजी था। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत टफ नहीं आते बेटा बायो में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, आज हम लोग वही क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, और जल्दी जल्दी आप लोगों को आंसर भी देना है। और हो सकता है इसमें कुछ ऐसा पोर्शन होगा जो आपको नहीं बना होगा, तो वो आज के इस पोर्शन में सेशन में क्लियर हो जाएगा। ओके चलो तो रेडी करें, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए बेटा, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं सर ये तो हमारा सारा चीज क्लियर है, फिर भी क्यों डिस्कस करें। तो ऐसा नहीं होता बेटा, आफ्टर 2 इयर्स आप लोगों को ये सेम क्वेश्चंस याद रहने चाहिए। तो क्वेश्चंस का यदि डिस्कशन हो गया तो वो चीजें आपको अच्छे से याद रहेगा, किसी की कुछ कंफ्यूजन रहे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। हाँ बेटा, रियली ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? एक बार रिमाइंड करा देना मुझे, ठीक? चलो तो स्टार्ट करते विदाउट डिले किए। आंसर बेटा साथ ही साथ आप लोगों को भी देना है, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है, ठीक है? समझे? गुड, चलो ग्रेट। तो अब देखिए यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर का यदि एक्सप्लेनेशन रहेगा तो आप लोग हैंड रेज करना, उसके बाद आप लोगों को चांस मिलेगा जिससे आप म्यूट और अनम्यूट कर पाओगे, और उसके बाद आपको आंसरिंग का चांस मिलेगा। समझ में आ गया? ओके, सो स्टार्ट करें फिर। ओके ग्रेट, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, और वो भी क्या है बेटा? ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर विथ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो भी एक सेल के थ्रू होता है, ठीक है? बाय द सेल इज कॉल्ड। अब मैक्सिमम स्टूडेंट देखो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन मार्क कर देते हैं। बेटा हमारा एनसीईआरटी का डायरेक्टली स्टेटमेंट है, और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, एटमॉस्फेयर। यदि ये एटमॉस्फेयर वर्ड नहीं आता और यहाँ पे सेल का एक्सचेंज होता तो उस रिस्पेक्ट में हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते थे, याद है? और सेलुलर रेस्पिरेशन मींस क्या होता है बताओ? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है बेटा? ग्लूकोज जो है इसका ब्रेकडाउन होता है, पढ़े? बट यहाँ पे एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज होगा तो ये क्या कहलाएगा? ब्रीथिंग कहलाएगा। ओके चलो, मैं सभी के आंसर्स देख रहा हूं, आप लोग आंसर्स देते जाएंगे, जब मुझे लगेगा तब मैं आप लोगों के पर्टिकुलर क्वेश्चंस में नाम भी अनाउंस करूंगा। ग्रेट। हार्मफुल गैस जो कैटाबोलिक रिएक्शंस के थ्रू, ये जो ग्लाइकोलाइसिस होगा तो इसके बाद बेटा दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। तो इसमें हार्मफुल जो होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके गुड सुहानी, गुड अदिति, कोशिका, वेरी गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमाउंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, जो डिपेंड करता है मेनली ऑन देयर, दोनों भी आएगा, कहां पे रह रहे हैं लोग
और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पोरीफेरा की हम बात करते हैं, ठीक है, पोरीफेरा जिसका एक एग्जांपल है स्पंजेस। ओके, तो स्पंजेस की यदि हम बात करेंगे तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है इस तरह से पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें गैसेस एक्सचेंज होगा, वो कैसे होगा, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है डायरेक्टली। यही चीज हम अर्थवॉर्म की बात करेंगे, तो अर्थवॉर्म में जो होता है क्या होता है, क्यूटिकल रेस्पिरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ स्किन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कहाँ पे वो रह रहे हैं, दोनों पर बेटा ब्रीथिंग का मैकेनिज्म जो है वो वेरी करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबियंस, जैसे हम फ्रॉग की बात करें तो ये कैसे रेस्पायर करता है, बताओ कैसे रेस्पायर करेगा एम्फीबियन मींस फ्रॉग। सारी चीजें होती है इसमें, तो उसकी बॉडी में स्किन जो है क्यूटिकल भी होता है, लंग्स भी होता है, पानी में रहेगा तो लंग्स का यूज नहीं करेगा, बकोफेरेंशियल कैविटी होती है, मींस ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। लेकिन यही चीज हम एडल्ट फ्लोरॉक की बात करें तो ये किसके थ्रू रेस्पायर नहीं करेगा, ये कंफ्यूजन किया है इस क्वेश्चन को लेकर के। बताइए, एडल्ट फ्रॉग जो है वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि पानी के बाहर है वो। ओके, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड की हम बात करें तो क्या होता है बेटा, वोकल कॉर्ड किसे कहते हैं, कहाँ होता है ये, वॉइस बॉक्स, वेरी गुड, जो कि कहाँ रहेगा हमारे लैरिंग्स में। तो इसका आंसर क्या आएगा, लैरिंग्स। ग्लॉटिस जो है जहां से क्या पास होता है बताओ, ग्लॉटिस से जो पासेस होगा फूड भी होता है और एयर भी होता है। इस तरह से यदि हम एक बक्कल कैविटी का एक डायग्राम ड्रॉ करें और इस तरह से यदि हम एक पार्ट देखें तो इधर से बेटा एयर और इधर से फूड आ रहा है। अब फूड के बाद ये जो है ये कॉमन पासेस है। अब ये जो कॉमन पासेस यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ पे जो ओपनिंग होती है विंड पाइप की ये कहलाता है ग्लॉटिस। क्या कहलाएगा ये कहलाता है ग्लॉटिस, मींस विंड पाइप का ओपनिंग है। और यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फूड और एयर दोनों पास होगा या फिर ओनली एयर पास होंगी। अब कुछ लोगों ने मेरे आंसर को देखते हुए सभी लोगों ने ए और सी बी दोनों बता दिए, मतलब सी यहाँ पे आंसर दे दिए। बेटा नहीं, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस मींस क्या होता है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप होती है, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। और ओपनिंग ऑफ विंड पाइप मतलब सिर्फ एयर ही जाएगा यहां से। क्या कर रहे हो बेटा, अपने खुद पर कॉन्फिडेंट रखो। ये इधर हम फेरिंग्स की बात करेंगे तो एयर और फुट दोनों पास होगा, जिसे नेजोफेरिंग्स कहेंगे, लेरिंगोफेरिंग्स कहेंगे, ओरोफेरिंग्स कहेंगे। कॉमन फेरिंग्स जो है उससे दोनों पास होगा, बट ग्लॉटिस पूछा है यहां पर, ठीक है। लंग्स जो प्रोटेक्टेड होता है, लंग्स की बात करें तो इस तरह से लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स, पीछे साइड इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, ठीक है। उसी के सामने इस तरह से क्या रहेगा बेटा, रिब्स रहेगा। तो ये इस तरह से साइड से रिब्स, सामने स्टर्नम और पीछे वर्टिब्रल कॉलम, मतलब क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। लंग्स की कवरिंग जो होती है क्या कहलाती है, लंग्स की कवरिंग बताएंगे, लंग्स की कवरिंग को क्या कहते हैं, वेरी गुड, लंग्स की कवरिंग जो है वो कहलाता है प्लूरा। ओके, आउटर प्लूरा को पैराइटल प्लूरा और इनर को विसरल प्लूरा कहते हैं। मींस क्या आएगा इसमें, प्लूरल मेम्ब्रेन। बेटा किसी के पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट रहेगा तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछिए कि सर ये क्वेश्चंस को डिटेल में समझाइए, समझे। नहीं तो मेरे साथ साथ आप लोगों को कंटिन्यूअसली रखना है। 95 का आंसर ए है क्या, 95 क्वेश्चन कौन सा था बेटा, 95 का ए नहीं आएगा बेटा, नॉट बोला है, बी आएगा। ओके साक्षी, 100।
आंसर की में ए दिया है 95। नो, करेक्शन आएगा फिर इसमें। ओके, एडल्ट फ्रॉग जो है गिल्स के थ्रू रेस्पायर नहीं करेगा। नाइन्टी 98 को डिटेल में बताना है। लंग्स आर प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, ये तो बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले। कंफ्यूजन है क्या अभी भी? देखिए, मैंने यहाँ पे जब हमने स्लाइड स्टार्ट किए थे, ये वाला स्लाइड, तो इसमें देखिए आप ये लंग्स देख रहे हो, लेफ्ट और राइट लंग्स। तो ये लंग्स में बेटा पीछे साइड जो रहेगा वो कहलाता है वर्टिब्रल कॉलम। सामने साइड इस तरह से एक स्ट्रक्चर आता है जिसे रिब्स कहते हैं, सॉरी स्टर्नम, और साइड में इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जो रिब्स कहलाता है। ठीक है, तो तीनों से वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। इसका डायग्राम विजुअलाइजेशन चाहिए, इसमें प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ लास्ट में। एक बार मुझे रिमाइंड कराना, जैसे पेपर का डिस्कशन एंड हो जाएगा ना, तो उस टाइम पे क्वेश्चन नंबर 98 जो है एक बार मुझसे पूछना, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है बेटा, मिथिला एंड वैष्णवी। मिथिला लगता है आप न्यू स्टूडेंट हो, ऐसा है क्या? आई एम राइट मिथिला? ये लो, आपको अनम्यूट दिया मैंने, आप ऑलरेडी पहले से हो। ओके चलो कोई बात नहीं। चलो अभी समझा बेटा मिथिला? ओके, नहीं भी समझा होगा तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, मैं आपको पिक्चर्स की हेल्प से समझाऊंगा, बट उसके लिए आपसे थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। पिक्चर्स जो है मैं आपको बाद में डिस्प्ले करता हूँ कैसे क्या आता है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे कवरिंग ऑफ लंग्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, लंग्स की जो कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है? जैसे हम एक सिंगल एक साइड के, ऐसे हम लंग्स का यदि ड्राइंग करेंगे तो इस तरह से बाहर एक ऐसी लेयर होती है जो कवर्ड करके रखती है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। इस प्लूरल मेम्ब्रेन को भी ऐसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर जो पैराइटल होता है और इनर जो विसरल प्लूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट जो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्या होता है बताओ? एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज कहां पर होता है? वेरी गुड। एक तो एल्वेलाई और उसकी जो डक्ट होती है उनके बीच में एक्सचेंज होता है। मींस यहाँ पे देखो, ये एल्वेलाई होगी। ठीक है, यदि हम ये लंग्स का एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें कुछ इस तरह से इधर से ट्रैकिया आया था, एक इधर और एक इधर, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हुआ। फिर ये आगे और ऐसा डिवाइड होगा, फिर और डिवाइड होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा बॉल लाइक एक स्ट्रक्चर होता है ये वाला, जो क्या कहलाता है? एल्वेओलाई। और एल्वेओलाई और उसके बाद फिर इधर साइड एक इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है ये वाला। तो ये जो हो गया हमारा, क्या हो गया? ब्लड कैपिलरी हो गया। ओके, ये क्या हो गया? ब्लड कैपिलरी हो गया। और ये जो है ये क्या है? एल्वेओलाई। तो अभी यहाँ पे एल्वेओलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में क्या होगा? एक्सचेंज होता है। तो ये एल्वेओलर डक्ट है। ठीक है, तो एल्वेओलाई और उसकी जो डक्ट है दोनों के साथ जो होता है क्या होता है? एक्सचेंज होता है। फिर साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज हमारे लंग्स में जो है वो क्या होगा? एल्वेओलाई ही होगा। ओके, वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लूरा डबल मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, विच एनवेलप मीन्स किसका है बेटा? ऑब्वियसली लंग्स को कवर कर रहा है। किडनी नहीं आएगा, ब्रेन नहीं आएगा, नेजल पासेस नहीं आएगा, प्लूरा थोड़ी देर पहले देखे। ठीक है, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होगा? एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज जो है वो किसका होगा? तो यहाँ पे बेटा सेम आंसर यहाँ पर भी आएगा। एल्वियोलाई और उसकी जो डक्ट है ये मेन साइट होती है जहाँ पे
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, इवन व्हेन एयर इज बीइंग एब्सेंट इन ह्यूमन ट्रैकिया, उसके बाद भी वो कलेप्स नहीं हो रहा है ना, ये कलेप्स होना चाहिए, पिचक जाएगा। यदि एयर नहीं रहेंगी तब, एयर तो बाहर गई तो भी कोलेप्स नहीं हुआ। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रैकिया होता है, इस ट्रैकिया को प्रोटेक्टेड कर रहे हुए एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ऐसा, जो क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट, या फिर सी लाइक एक कार्टिलेजिनस रिंग होती है। ठीक है, और सी लाइक कार्टिलेजिनस रिंग जो होती है वो क्या कहलाता है, कितनी होती है बेटा कार्टिलेजिनस रिंग, 16 से लेके 20 होती है, जिसकी वजह से क्या है, एयर नहीं भी रही तो भी क्या है, कोलैप्स नहीं होगा। वेरी गुड। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम क्या होगा बेटा, डायफ्राम ओरिजिनली डोम शेप होता है। ठीक है, इस तरह से जब एयर को अंदर लेंगे तो डायफ्राम को ऐसा खींचना पड़ेगा, ऐसा खींचेंगे मींस डायफ्राम ऐसा फ्लैट हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट आ जाएगा। ठीक है, एक्सपीरेशन में क्या होगा बेटा, डायफ्राम रिलैक्स होता है। लेकिन डायफ्राम के साथ ही साथ यदि हम ये स्ट्रक्चर को इस तरह से देखें तो यहाँ पर हमारा इस तरह से रिप्स होती है, और इसी रिप्स के साथ ही साथ यहाँ पे बीचों बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पे इस तरह से, जो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, डायफ्राम, एक्सपीरेशन की बात कर रहे हैं, चलो एक एक पार्ट पढ़ेंगे। एक्सपीरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन मतलब देखो ये यहाँ पे इसके पहले जो हमें दिख रहा है ये इंस्पिरेशन दिखा है ना, एक्सपीरेशन मतलब डायफ्राम वापस ऐसा होगा, वापस ऐसा होगा तो डायफ्राम अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाएगा। मतलब यहाँ पे डायफ्राम, यहाँ पे क्या हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पे डायफ्राम जो है वो क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो डायफ्राम रिलैक्स होगा तो बी तो आ नहीं सकता, सी भी नहीं आ सकता। ठीक है, हाँ, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम यहाँ पे समझ रहा है, और इंटरकॉस्टल मसल्स, हाँ ये भी होती है, यही आएगा इसका आंसर, समझे, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो तो एक्सपीरेशन हुआ ना, कि इंस्पिरेशन हुआ, इंस्पिरेशन हुआ। ठीक है, एक्सपीरेशन पूछा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमंस जो ब्रीथ कर रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, कितने मिनट्स तक के ब्रीथ करता है, बहुत इजी है यार ये तो, 12 to 16 टाइम। टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC किसके इक्वल है बताओ, तो एक काम करते हैं, ERV प्लस TV ये क्या होगा बताओ, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा, IRV प्लस TV इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा, VC प्लस RV वाइटल कैपेसिटी प्लस RV, इसको हम TLC कह सकते हैं। ERV, TV और IRV ये क्या निकलेगा बताओ, कुछ होता है क्या ये वाला, ERV, IRV और TV। FRC क्या होता है बताएंगे, और ऑप्शन डी का मीनिंग क्या होता है ये बताएंगे, दो क्वेश्चन दिया मैंने आपको। वेरी गुड, ये VC है क्या, वेरी गुड, किसका, साक्षी का आंसर आया है, रेली का आंसर आया है, साहिल का आंसर आया, वेरी गुड, ये क्या हो गया VC। और FRC क्या होगा, RV प्लस ERV, वेरी गुड। तो TLC किसके इक्वल होगा, ऑप्शन सी, वेरी गुड सुहानी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी किसके इक्वल होगा, यहां देखते हैं, ERV प्लस TV हो गया EC, IRV IC आ जाएगा, VCRV वही सेम TLC, और ये क्या हो गया VC। आंसर क्या आएगा इसका, 109 का, जल्दी से बताओ, 109 का A, ग्रेट। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किसकी इक्वल होंगी बताओ, सेम वही कंसेप्ट है,
बी। यदि एक सॉल्व कर दिया तो देखो फ्री के मार्क्स मिले होंगे आपको यहाँ पर। एक सही तो सारे सही, एक गलत तो सारे गलत। इंस्पिरेटरी एयर इन लंग्स अल्टीमेटली कहां पहुंचेगी बताओ, कहां पहुंचेगा बेटा? यार ये क्या हो रहा है बार बार, एक मिनट, हाँ जस्ट वेट। इंस्पिरेटरी एयर इन लंग्स क्या होगा? इंस्पिरेटरी एयर यदि हम लंग्स की बात करें तो अल्टीमेटली एल्वियोलाई तक की जाएगा। ओके, देखो मैं आपके चैट बॉक्स को ना बार बार स्विच करना पड़ रहा है, मैं सामने रख लेता हूं, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके ग्रेट। द रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेजरली कितने लेयर से बना होता है? 3 लेयर कौन कौन सी, चलो बताएंगे। तीनों भी लेयर के नाम बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बन गई 3 लेयर। येलो वाली कौन सी, चलो बताओ जल्दी से। येलो वाली लेयर को क्या कहेंगे? वेरी गुड, येलो वाला जो हो गया ये हो गया बेसमेंट सब्सटेंस, जो दोनों के बीच में होगा। वेरी गुड, ये वाला जो रहेगा यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होंगी, कौन सी लेयर कहलाएगी वो? एल्विलाई की एक लेयर जो होंगी वो कौन सी कहलाएगी? वेरी गुड, यहाँ पे जो लेयर प्रेजेंट होंगी इस लेयर को क्या कहेंगे? एल्वियोलाई इपीथेलियम कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्वियोलाई इपीथेलियम। इसके बाद इधर साइड एक लेयर होगा, इसको क्या कहेंगे? कैपिलरी एंडोथेलियम, और दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस, तो यह वाला हो जाएगा एंडोथेलियम। ओके, और जो एल्वेलाई में प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगी? इपीथेलियल लेयर। तो इस तरह से यहाँ पे जो बन गया, ये क्या बन गया बेटा? रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। वेरी गुड। टोटल थिकनेस जो होती है कितनी होती है बेटा? लेस देन मिलीमीटर माइक्रोमीटर, 113 बताएंगे। वेरी गुड, मच लेस देन मिलीमीटर होता है, माइक्रो नहीं आएगा, ऑप्शन सी आएगा। मच लेस देन नैनोमीटर नहीं होता बेटा, एफएम भी नहीं होता है। आपको कंफ्यूजन हुआ होगा बी और सी को लेकर के, समझे? सी आएगा। टोटल परसेंटेज ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है बाय हीमोग्लोबिन, ये भी इजी है। आरबीसी के थ्रू हीमोग्लोबिन की हेल्प से 97। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो होता है, ठीक है, आरबीसी भी करता है, बाइकार्बोनेट भी करता है, डिजोल स्टेट में भी करता है, यहाँ पे भी सारे ही आएगा। मेजोरिटी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो होता है 70% बाइकार्बोनेट करता है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कितना परसेंट करता है बताओ? वेरी गुड, 20 से लेके 25%। बताओ डिजोल स्टेट में कितना परसेंट होता है? 5 से लेके 7%। ओके, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? मेजोरिटी बोला है, मींस बी आएगा। साथ साथ आंसर देते जाओ बेटा, मजा आएगा। डिसोसिएशन कर्व जो होता है किसका मिलेगा हमें? जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंड करते तब तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे उसे।
अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मली 100 ml प्योर ब्लड में जो कैरी होगा कितना होता है? वेरी गुड। कितना होता है बेटा? 100 ml ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी जो हो रहा है वो आता है 5 ml। कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, कब होगा बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होता है, ये प्रोसेस इन एल्वेओलाई में। और एल्वेओलाई में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है? तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर जो रहता है यहाँ पे बहुत कम होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो यहाँ पे कम हो जाता है। समझे? बताओ तो क्या आ रहा है इसमें? हाई O2 लो CO2 डी आ रहा है, लो बॉडी टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, हाई O2 हाई CO2 नहीं होगा, लो O2 लो CO2 नहीं होगा, ये दोनों तो आ ही नहीं सकते। बट बॉडी टेम्परेचर अकेला वहां पे रोल नहीं प्ले कर रहा है, इसलिए आंसर डी आएगा। मोस्ट करेक्ट पे जाना है। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट सी और डी पे कंफ्यूज हो गए होंगे। इस टाइप के बेटा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जब आते हैं तो हमको मोर करेक्ट या मोर इनकरेक्ट पे आना पड़ेगा। समझे? वेरी गुड वैष्णवी, बहुत फास्ट हो बेटा। अगला क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैन बी प्रमोटेड बाय ऑक्सी हीमोग्लोबिन SbO2 को तोड़ना है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, जब H+ भी ज्यादा होगे। और ये सारी कंडीशन जो है वो कहाँ पे बनेंगी? ये सारी कंडीशन जो है ये बनती है टिश्यू में। ओके, बट यहाँ पे प्रमोटेड बोला है, रिमूव नहीं करना है। चलो बताओ, कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग यहाँ। 120 का जो आंसर आएगा जल्दी से बताओ क्या आएगा? हाई CO2, क्योंकि लो CO2 पे जुड़ता है, लो टेम्परेचर पे भी बाइंड होता है, हाई ब्लड पीएच मतलब एल्कलाइन पीएच पे भी बाइंड होता है। तो सिर्फ ये वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग सिर्फ ऑप्शन बी ही मैच करता है। समझे? एम्फीसीमा जो है पल्मोनरी डिसीज है। जितना भी जो लंग से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होगा, जितना भी रेस्पिरेटरी डिसीज जो होता है उसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी डिसऑर्डर कहते हैं। कार्टिलेजिनस रिंग रेस्पिरेटरी पासेस कहां पे प्रेजेंट होती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बताएंगे। ट्रैकिया, ब्रोंकाई और इनिशियल जो ब्रोंक्यूल्स होता है सी, इनिशियल ब्रोंकियल 3 जगह प्रेजेंट होती है। लास्ट टाइम किसी ने डाउट भी पूछा था मुझसे। तो बेटा ये ट्रैकिया है, फिर ये जब दो बंडल ऑफ ब्रांच में डिवाइड होगा तो ब्रोंकाई है, और उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स यहां तक के रहेगा, बट उसके बाद आगे नहीं रहता। रिनल डिसीज क्या है? रिनल डिसीज बेटा देखिए हम पढ़ेंगे, ये किडनी से रिलेटेड जो डिसीज होती है वो रिनल डिसीज कहलाता है। ठीक है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, यूरेमिया होता है। ठीक है, पढ़ेंगे हम। 6,000 to 8,000 ml एयर जो है क्या कहलाएगा बेटा? ये 123 के बताएंगे जल्दी से। वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल एक्सपीरेशन पर मिनट। वेरी गुड। ठीक है, नेटवर्क फ्लक्चुएशन आया है। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली, विजिबल प्रॉपरली, रिस्पॉन्स में क्विकली? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं फिर।
बल्क में कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, एंड हमारे बॉडी टिश्यू से रिलीज होता है ब्लड से, किस फॉर्म में बल्क में जाता है बेटा? 70% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन तो होता नहीं है ना, बल्क में तो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ही होगा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी। ओके, 125, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गेट ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड, क्या आएगा बेटा? वेरी गुड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना है। यदि हम ये देखें तो ये ब्लड हो गया, इधर हम देखें तो ये हमारा एक सेल्स हो गया। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो कहाँ पे रहेंगे? वो तो रहने वाले हैं हमारे इस ब्लड में, जहाँ पे प्लाज्मा भी होगा, जहाँ पे आरबीसी भी रहेगी, जिसकी हेल्प से इसका क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो हमें कहीं ज़्यादा जाना ही नहीं है, डायरेक्ट हमको यही समझना है, विद द हेल्प ऑफ आरबीसी एंड ब्लड प्लाज्मा, जिसकी हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। ड्यूरिंग वन सर्किट ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड बैक थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या बोला यहाँ पे? देखो, वन सर्किट हमारा ये जो था इस तरह से, ये लंग्स है, लंग्स से फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड ये हार्ट पे गया, फिर यहां से जाके फाइनली ये हमारे टिश्यू में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? हमारे टिश्यू में जाएगा। किसी का कॉल आ रहा है, शायद आपके में से कोई होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी कॉल रिसीव नहीं करूंगा मैं। तो टिश्यू तक के गया, फिर टिश्यू से रिटर्न बैक लाना है हमको, तो टिश्यू से बैक टू सबसे पहले हार्ट, और हार्ट से बैक टू द वापस से लंग्स। तो ये एक कंप्लीट वन सर्किट हो गया, समझे? तो अब ये जो कंप्लीट वन सर्किट जो हो रहा है, तो परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या ध्यान से समझो, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन गिविंग अप इट्स ऑक्सीजन टू टिश्यू। तो देखो बेटा, कुछ भी हो, ये सब कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा उसने खेल खेला है। ठीक है, फाइनली बेटा लंग से जब ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, और ब्लड से अल्टीमेटली ऑक्सीजन को हमको टिश्यू तक के पहुंचाना है, तो टिश्यू तक के अल्टीमेटली जब जाएगा तो ओनली 25% ऑक्सीजन ही डिलीवर करता है, और बाकी 75% वो वापस लेके आ जाता है, समझे? तो यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल आंसर है, इसमें 25% ही डिलीवरी होती है, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, समझा? रैली को फिर से बताना है? ओके बेटा, रैली देखो, यहाँ पे ये हमारा लंग्स हो गया, लंग्स। इसके बाद देखिए, लंग से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, तो लंग से ऑक्सीजन ऐसी ट्रांसपोर्ट हुई। ठीक है, कहाँ गई बेटा ट्रांसपोर्ट होके? ये ट्रांसपोर्ट होके ये अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले, ये वाला 4 चैम्बर्स जो हार्ट के होते हैं ना, ये हम पढ़ने वाले इस तरह से। तो ऐसा हम लोग एक स्ट्रक्चर जो है हम पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, हार्ट के इस तरह से 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, तो ये हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हो गया, उसी के जस्ट साइड में ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो अभी देखिए, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? ये डायरेक्टली पहुंचा हमारे लंग से हमारे
हार्ट तक के, और हार्ट से अब ये ऐसा डायरेक्ट पास हो रहा है। कहाँ पास हुआ ये पास हो गया हमारे ये जो भी बॉडी टिश्यूज है यहां तक के पहुंच गया, यहां तक के। यहां पहुंचने के बाद अब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहेगा, कैसा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब यहां से रिटर्न बैक आएगा। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिटर्न बैक आएगा, तो यहां से घूम फिर के वापस से यहां, फिर यहां से ऐसा होते हुए यहां, और यहां से ऐसा होते हुए वापस से इधर। तो कंप्लीट इस तरह से ये जो है ये एक वन सर्किट कहलाएगा। ये जो हो गया है क्या हो गया, एक वन सर्किट। तो यहां से ऑक्सीजन जो है आ रही है, और ऑक्सीजन जो यहां से आई, तो यहां से आके, ठीक है, यहां से घूमते फिरते हार्ट में गई, हार्ट से बॉडी टिश्यू में गई, बॉडी टिश्यू से रिटर्न बैक जो है वापस हार्ट से आकर के रिटर्न बैक जो है वो लंग्स तक के पहुंच गई। तो ये जो वन सर्किट हुआ, तो इतना कंप्लीट में उसने तो 100% जो है ऑक्सीजन लिया था, लेकिन यहां से उसने इस टिश्यू को देकर के वापस जो आया, तो सिर्फ टिश्यू को 25% ही ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, बाकी सारा रिटर्न बैक आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? तो इस तरह से होता है ये प्रोसेस। ओके बेटा, रेली समझा? ओके ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फ्रेंड्स जो है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। दो दोस्त जब आपस में डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, सडनली एक जो है एक पर्सन, ठीक है, इमीडिएटली क्या होता है बेटा, कुछ फूड के अटकने की वजह से कफिंग होना स्टार्ट हो जाता है उसका। किसकी वजह से होता है ये? इपिग्लॉटिस, विजिंग साउंड जो होती है, घर की साउंड जो आती है बेटा, ठीक है, किस में आता है बताओ? अस्थमा पढ़े थे हम लोगों ने, अस्थमा की वजह से विजिंग साउंड जो है वो देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो कहां प्रेजेंट होता है बेटा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मींस कौन सा? RRC, याद आ रहा है, ये पढ़े हम लोगों ने। कहां होता है? मेडुला में। ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है, हमने पढ़े थे, याद आ रहा होगा आपको? नहीं आ रहा होगा तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखे थे हमने? इस तरह से ये हमारा ये ब्रेन का एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उस ब्रेन के यदि इनसाइड में देखें तो ये हमारा मिड ब्रेन है। इसी के साथ साथ यदि हम और आगे जाए तो इस तरह से हमारा ये एक स्ट्रक्चर हो गया, जैसे पॉन्स कहते हैं। पॉन्स के बाद और हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक मेडुला होता है। मेडुला में यदि हम अंदर देखते हैं तो मेडुला में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो क्या कहलाएगा बताओ? यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाला जो एक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, और ये वाला एक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है। तो ऐसे दो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं। मेडुला में आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हो गया RRC। ये वाला जो है ये पॉन्स नीमोटैक्टिक सेंटर होता है। तो RRC जो है डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल भेजता है, नीमोटैक्टिक जो है वो रिलैक्स वाले सिग्नल भेजता है। कहाँ भेजेगा बताओ? फाइनली यहाँ पे यदि हम देखें तो ये डायफ्राम और जो यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट है, इसमें जो इंटरकोस्टल मसल्स है इनके पास कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल भेजता है। ठीक है, याद आ रहा है, पढ़े ना हम लोगों ने इस तरह से। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ब्रेन के मेडुला में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में मेनली जो है वो आरबीसी के थ्रू होता है, 97%। वेरी गुड मिथिला, ग्रेट, समझा? चलो आगे बढ़े। अब आपको यहां पे आया होगा प्रॉब्लम, ठीक है। 131 132 ये बने क्या आप लोगों से? कितने लोगों ने ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किए? रेज हैंड करो बेटा, हैंड रेज करके बताएंगे कितने लोगों ने सॉल्व किए और कितने लोगों से बने। मिथिला, साक्षी, जानवी, श्रेया, वेरी गुड। उसके बाद है आगे कौन है? आर्या, मयूरेश, और फिर कौन है? कनिका, स्वाति। कितने स्टूडेंट हैं जिन लोगों को बने? चलो वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट सॉल्व तो किया आपने, बहुत अच्छी बात है बेटा।
चलो 131 में थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं बेटा जानवी, क्लियर हो जाएगा, अभी मैं समझा रहा हूं। चलो तो अभी देखिए असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आया होगा। ठीक है, ओके, रेली आपके साथ हैंड रेज नहीं हुआ, आप भी सॉल्व किए, मैसेज कर दो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो अभी देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चंस है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। 4 ऑप्शंस में यहां पे पहले तो आपको एक असर्शन दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको आपको एक असर्शन दिया हुआ है और उसी असर्शन का एक रीजन होगा। तो आप लोगों को असर्शन और रीजन को केयरफुली रीड करना है सबसे पहले। तो इसके बेसिस पे आप लोगों को 4 ऑप्शंस यहां पे जो है वो मिलेंगे। ऑप्शन ए जो है ये कहता है कि जो दिया हुआ असर्शन है और रीजन जो है, असर्शन और रीजन दोनों को भी ये ट्रू मानता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है ये भी बेटा दोनों को ट्रू मानता है, बट ए वाला ऑप्शन असर्शन रीजन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते ये कहता है, बट बी वाला बोलते हैं कि दोनों का लेना देना ही नहीं है कुछ भी। ध्यान से समझना क्या बता रहा हूं मैं। लेकिन बेटा ऑप्शन सी जो है वो असर्शन को तो ट्रू मानता है बट रीजन को फॉल्स मानता है। तो ये वाला जो है ये ऑप्शन सी में आता है, ये बी में आता है और ये ए में आता है। और ऑप्शन डी जो है ये असर्शन और रीजन दोनों को भी फॉल्स बताता है। समझे? तो अब देखते हैं यहां पे क्या चीज है। तो जनरली बेटा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि या तो असर्शन ट्रू होगा या असर्शन फॉल्स होगा। तो रीजन जो है ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। बट हमेशा याद रखना कि कभी ऐसा नहीं होगा कि रीजन फॉल्स है, ठीक है, तो असर्शन कुछ भी हो सकता है। समझे? तो यहां पे देखो कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे बहुत कम केसेस आते हैं। ये वाला पार्ट समझा रहा हूं क्या होता है। कभी भी देखना, यदि आपको असर्शन यदि फॉल्स दिया है तो रीजन भी फॉल्स ही होगा, और इस केस में ऑप्शन डी बनता है। असर्शन यदि फॉल्स है तो, लेकिन असर्शन यदि ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो इस केस में ऑप्शन सी बनता है। ठीक, अब बोर हो गए होंगे आप लोग, ज्यादा भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब कंसेप्ट समझो। ठीक है, कंसेप्ट में यहां पे प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, इसे कहते हैं डाइजेशन। सही बात है बेटा, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स फूड है और इस कॉम्प्लेक्स फूड को बेटा यदि हमें डाइजेस्ट करना है तो डाइजेस्ट करने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसका कन्वर्सन सिंपल फॉर्म में करना, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। क्या ये सही है? यस और नो? कोई बात नहीं बेटा प्रथमेश, ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो रिकॉर्डिंग देख लेना। ये प्रोसेस सही है। रेली, मिथिला, जानवी, दोनों भी जानवी, पिंपले, कुकड़े, चैताली, कनिका, गुड बेटा, सही है। मतलब यहां पे इस तरह से इस स्टेटमेंट में हमको असर्शन जो है वो ट्रू मिल गया। अब असर्शन ट्रू हो गया तो ऑप्शन डी हो सकता है क्या बताओ? बेटा प्रथमेश रिज्वाइन करो। जब असर्शन ट्रू हो गया तो ऑप्शन डी कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। मतलब ऑप्शन ए, बी और सी इसमें से ही कोई एक होगा। समझे? चलो अब हम लोग रीजन पढ़ते हैं। तो रीजन में हम आते हैं
तो यहां पे क्या कहा है कि जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो हमारे फूड में होते हैं, क्या चीज, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो है जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट है, ठीक है, कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय अवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। हाँ ये भी सही बात है बेटा, मतलब रीजन भी ट्रू हो गया। तो अब हमारा ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता बेटा, समझे। अब बात आती है बेटा ऑप्शन ए की और ऑप्शन बी की, और यहीं पे सारा खेल है, क्योंकि सबसे बड़ा लफड़ा ऑप्शन ए और बी को सॉल्व करने में आता है। यहां पर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आती है यहां पर। तो अब देखो ऑप्शन ए और बी को कैसे समझेंगे। यदि असर्शन का डायरेक्ट रिलेशन उसके रीजन से है और रीजन को बदल देने पर असर्शन पे कोई इफेक्ट होता है तो उसका ऑप्शन ए आएगा। और यदि आपने रीजन को चेंज किए और असर्शन पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है तो इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमारा बॉडी उसके ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकता, ठीक है, अब यूटिलाइज नहीं कर सकता ये एक अलग बात है, और हमारे बॉडी में जो प्रोसेस हो रही है डाइजेशन की वो एक दूसरी बात है। तो असर्शन और रीजन का डायरेक्ट कांटेक्ट एक दूसरे के साथ कहीं से कहीं तक नहीं है, तो इस केस में इसका जो आंसर बनेगा वो आएगा बी। क्यों बी आएगा? क्योंकि असर्शन अपनी एक अलग बात कह रहा है और रीजन जो है अपनी एक अलग बात कह रहा है। यदि रीजन को उठा के असर्शन पे हम रख देते तो आंसर इसका ए हो जाता, ऊपर नीचे यदि हम कर दे तो, बट इस सिचुएशन पे नहीं बनेगा। तो 131 का आंसर बी आएगा। समझा गया बेटा? पहले ये बताओ फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं समझाऊंगा तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, टेंशन ना लो। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पहले आया करते थे, इस साल तो एक भी नहीं आए। वेरी गुड बेटा, असर्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रीजन, इसलिए इसका आंसर बी है। रियली आपके क्वेश्चन का आंसर ये इसलिए नहीं आया क्योंकि असर्शन रीजन एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इस साल असर्शन रीजन वाले एक भी क्वेश्चन नीट में नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हमें मालूम होना चाहिए क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 132 पे आते हैं हम। बायोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बेटा, बायोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होता है, आई एग्री, लेकिन सारे बायोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स नहीं होते बेटा। अमाइनो एसिड और ग्लूकोज तो हम डायरेक्टली ले रहे हैं, समझे। बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक, उसको हमारा बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। ओके, तो डाइजेशन का प्रोसेस सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ज्वाइंटिस इज येलोइश डिकलरेशन ऑफ आई एंड स्किन, इट अकर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। अब बताओ क्या आएगा? दोनों भी सही है। हेलो, दोनों भी सही है। अब आंसर इसमें क्या आएगा बेटा? ए यहां पर भी नहीं आएगा। क्यों? देखो, बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन से जॉइंटिस होता है, ये एक बात है। यदि बाइल पिगमेंट यदि डिपोजिट नहीं हो उसके बाद भी बेटा दूसरे कंडीशन है जिससे जॉइंटिस हो सकता है, और जॉइंटिस एक येलोइश डिकलरेशन है जो आईज और स्किन पे होता है। तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, बट एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है।
इसलिए इसका भी आंसर बी ही आएगा। समझे? सिर्फ एकमात्र यही रीजन नहीं है कि बाइल डिपॉजिट होने से ही जॉइंटिस होगा, पैथोजन के अफेक्ट से भी हो सकता है। ओके, समझा? आगे बढ़े। 133 देखेंगे अब बताएंगे बेटा 133 का आंसर बताएंगे। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन प्रेशर ऑफ एयर फॉल इन थोरेक्स, क्योंकि देखो बेटा ये हमारा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर यहां पे डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो इंस्पिरेशन होता है। सही है, वेरी गुड। फिर देयर इज राइज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। अब देखो यहां पे कैसा मैच करता है, यदि मान लो इंस्पिरेशन की प्रोसेस में थोरैक्स का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा तो क्या इंस्पिरेशन होने वाला है? नहीं होगा। मतलब यहां पे ऑप्शन ए ही आएगा, असर्शन रीजन ट्रू है और दोनों एक दूसरे पे मैच करते डिपेंडेंट है, किसी एक के बिना दूसरा प्रोसेस नहीं होगा। समझे? इसलिए 133 का आंसर ए आएगा। अब आपको समझाऊंगा असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करेंगे, बट इसके पहले देखिए बेटा यहां पे कंफ्यूजन हो रहा था, कैसे हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, इसलिए आंसर बी जा रहा है। एम्फीसीमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर, सही बात है। फिर वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एम्फीसीमा इज सिगरेट स्मोकिंग, तो क्या बेटा सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग से ही एम्फीसीमा होता है? उसने वन ऑफ द मेजर कॉज बोला है, तो सिर्फ यही एक मेजर कॉज नहीं है, समझे? इसके अलावा भी दूसरी कंडीशन बनती है, तो इसमें बेटा ऑप्शन बी आएगा। फिर समझ में आ गया? चलो एक और असर्शन रीजन में मैंने आप लोगों के लिए लाया था, वो भी हम लोग देख लेते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है बाइकार्बोनेट आयन में आरबीसी में, क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। समझे? फिर सेकंड क्या बोल रहा है बेटा, आरबीसी में हाई कंसेंट्रेशन एंजाइम होता है, सही बात है। यदि ये एंजाइम नहीं रहेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट तो मैक्सिमम अमाउंट में बाइकार्बोनेट बनेगा क्या? नहीं। तो इस केस में ऑप्शन ए आता है, क्योंकि जब रीजन को नेगेटिव हम कर रहे हैं तो उसका असर्शन पे भी इफेक्ट हो रहा है। तो कभी भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक बात याद रखना, क्या करना बेटा, रीजन को नेगेटिव कर दो, और रीजन को नेगेटिव करने पर यदि उसके असर्शन पे इफेक्ट हुआ तो उसका आंसर ए आएगा, यदि इफेक्ट नहीं हुआ तो उसका आंसर बी आएगा। सिंपल तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, ठीक है? समझ में आ गया ना? हेलो, आगे बढ़े। चलो लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया जो है ये किसका बना होता है बताओ? लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया जो है पढ़े थे हमने, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमास एपिथेलियल सेल्स। Each terminal bronchioles give rise to number of thin irregular wall and vascularized bag-like structure, जो क्या कहलाता है बताओ? सिंपल है, जल्दी बताओ। वेरी वेरी सिंपल, क्या कहलाता है ये? अल्वेओलाई। इपिग्लोटिस किससे बना होता है बेटा? इपिग्लोटिस की बात हो रही है, याद रखो। क्या चीज? इपिग्लोटिस हम लोग देख रहे हैं, इपिग्लोटिस। तो इपिग्लोटिस जो है फ्लेक्सिबल होता है ना, कार्टिलेज, इपिग्लोटिस इलास्टिक रहेगा। चलो यहां पे भी बेटा एक स्टेटमेंट दिया है, एक डबल लेयर कवरिंग जो होती है लंग्स में होती है, आउटर लेयर थोरेसिक वाल्व से कनेक्टेड होती है, उनके बीच में फ्लूइड होता है, और इनर लेयर लंग्स से होती है। एबो फीचर्स जो है वो किसका है? वेरी गुड, किसका फीचर है? प्लूरा का। ऐसे ही पढ़े थे हम लोगों ने।
याद आ रहा है डायग्राम? इस तरह से यदि हम लोग यहाँ पे लंग्स देखें और बाहर साइड ऐसे थोड़े से कैविटी की हम बात करें, ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए थे, तो इधर साइड एक आउटर लेयर यहाँ पे प्रेजेंट थी, है ना। उसी के साथ साथ उसमें हमने इनर साइड एक लेयर ऐसी देखे थे, प्लूरल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के जो जाता है वो क्या कहलाता है बताओ? कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। याद आ रहा है ना? चलो अभी तक के बेटा जिन क्वेश्चन में डिस्कस करना चाहिए मैं आपको डिस्कस करते जा रहा हूं, बाकी लोग के आंसर आप देते रहो, क्योंकि जितने बार रिवीजन होगा उतना अच्छा परफेक्शन जो है आप लोगों का आएगा। आज आदित्य नहीं है कि बेटा क्लास में रिस्पॉन्स करेंगे? आदित्य हो क्लास में? नहीं हो? दशहरा खत्म नहीं हुआ लगता, बहुत से स्टूडेंट नहीं दिख रहे आज। वॉइस ब्रेक हो रहा है आदित्य बेटा, आपके आंसर नहीं आ रहे शायद। वॉइस क्लियर है ना बेटा मेरा? रिस्पॉन्स करो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या देख रहे थे हम लोग? हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट समझ रहे हैं, क्या चीज, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या चीज, फंक्शंस, जो कंडक्टिंग पार्ट जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है बताइए? वेरी वेरी सिंपल बेटा, कंडक्टिंग पार्ट की हम बात करें तो फॉरेन पार्टिकल को भी रिमूव करेगा, एयर जो आ रहा है उसको ह्यूमिडिटी भी देगा, और हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी काम करता है। मीन्स इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, जब भी क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में बेटा, ऐसे इनकरेक्ट को हाईलाइट कर लो, आप लोग मार्क कर लेना बेटा, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड जो होता है फ्रिक्शंस को रिड्यूस करता है, क्या सही है ये? यस और नो? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ा साइड में कर लेते हैं ताकि सारा कुछ दिखे। करता है। एनाटॉमिकल सेटअप जो लंग्स का होता है थोरेक्स में, वो कुछ ऐसा है जिससे वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी जो रिफ्लेक्ट होते रहता है लंग्स में, क्या ये सही है? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। और यही टाइप का सेगमेंट जो है ब्रीथिंग के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। ओके, ट्रैक ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। पहले चीज तो लास्ट तक के जाता नहीं है, और दूसरी चीज कंप्लीट वर्ड उसने गलत बोल दिया, क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। यही पिक्चर बन गई इसकी, तो ये वाला गलत हो गया, और क्वेश्चन में क्या बोला था? इनकरेक्ट ही तो हमको पहचानना था। सी आंसर आ जाएगा। डी देख लेते क्या दिया है। स्वॉलोइंग की हम बात करें तो ग्लॉटिस जो है वो कवर्ड होता है कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसे इपिग्लॉटिस कहते हैं, जो फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है, ये भी सही है। चलो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या हो रहा है बताएंगे बेटा? डायफ्राम और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो रहेगा, क्या होता है? इंटरनल की एक्सटर्नल? इंस्पिरेशन की बात आ रही है, आंसर इसका सी आएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया, फ्री के नंबर मिल गए फिर तो। चलो आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज ए टू डी अकर, क्या दिया है, इन प्लेन ड्वेलर्स वेयर दे मूव टू हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड सिकनेस मैंने बताया था आपको, याद है क्या? रोहतक ब्रिज की हम बात करें या फिर जितना ज्यादा हाई ऊंचाई तक के हम जाएंगे तो क्या होता है? आरबीसी का साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। आरबीसी का साइज जो क्या होगा, सॉरी, अपना ब्लड जो है, मतलब यहाँ पे आरबीसी के नंबर्स जो है वो क्या होते हैं बेटा? इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और नंबर के साथ ही साथ यदि हम देखें एक्चुअली क्या होता है,
हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी जो रहता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या कह सकते हैं हम लोग, हमारे ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन की यदि डेफिशिएंसी हो गई तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि हम देखें तो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये जो 4 ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग इंक्रीज रेड ब्लड सेल साइज, ये नहीं होता बेटा, साइज नहीं होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन काउंट ये बढ़ जाएगा, ये एक होता है। ठीक है, उसके साथ ब्रीथिंग रेट ये भी बढ़ जाएगी। थ्रोम्बोसाइट का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है ये मैच करते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट अभी बेटा हम लोग जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका कुछ कुछ पार्ट जो है वो रिवाइज होगा, कुछ कंसेप्ट जो है वहां पे आप लोग देखोगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा ये। एल्वियुलर एयर का पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है बताओ। एल्वियुलाई में CO2 का में कम जो होती है कितनी होती है बताओ। 40 mmHg, ऐसे याद रखोगे तो आपको 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होगा। 146 एक्सपिरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ, बताओ एक्सपिरेटरी मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब फोर्सफुल आप एक्सपीरेशन करोगे उस टाइम पे। ओके, बी आएगा कि सी आएगा। नॉर्मल बेटा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों बोल दिया तो ये तो आएगा ही नहीं यहां पर, डी कहीं से कहीं तक नहीं आ सकता। फोर्सफुल एक्सपिरेशन ऑफ लंग, क्या चीज, फोर्सफुल एक्सपिरेशन ही आएगा। किसी को डाउट है इसमें, अब तक जितना बताया बेटा उसमें किसी को कोई डाउट है, आप नंबर लिख भेजो यदि डाउट आता है तो, फिर मैं उसको और एक्स्ट्रा समझाऊंगा आपको। नहीं है, क्लियर है, चलो आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऐसा मार्क कर लो। करेक्ट बोला है, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है। हाँ, इंस्पिरेशन पैसिव नहीं होता, एक्सपीरेशन एक्टिव है नहीं, एक्सपीरेशन इंस्पिरेशन पैसिव है नहीं। करेक्ट पूछा है, बताओ करेक्ट तो एक ही रहेगा ना। वी कैन इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, क्यों, क्योंकि एडिशनल सेट ऑफ मसल्स जिसे कहते हैं डॉर्सस डॉर्टस एब्डोमिनिस, जो कहाँ होती है, एब्डोमेन में होती है, जिससे स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन हम बढ़ा सकते हैं। चलो काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैच द फॉलोइंग, मैच करो जल्दी जल्दी पढ़ो, बताओ क्या आएगा। टाइडल वॉल्यूम किससे मैच करता है बताओ, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब 1 का क्या आ रहा है, ई आ रहा है, चलो बनाते जाएंगे साथ में। IRV क्या होता है, सेकंड का बीच आ रहा है ना, एडिशनल एयर जो इंस्पायर हम कर सकते हैं। ERV क्या होगा, ERV पढ़ो जल्दी से, फोर्सफुल एक्सपीरेशन कहाँ है, एडिशनल वॉल्यूम एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपीरेशन, जी आ रहा है ना, थर्ड का जी आ रहा। अब 3 भी मिल गए तो यहाँ पे देखो 1 का ई है और 2 का सी, ये मैच नहीं हो रहा, 1 का ई 2 का जी ये भी मैच नहीं हो रहा, 1 का ई 2 का सी ये भी मैच नहीं हो रहा, डी आ गया। चलो क्रॉस चेक करते हैं अभी, फिर 4 का सी आ रहा, 4 रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग लंग्स, सही है। फिर 5 का डी आ रहा, 5 मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, क्या है इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, क्या बोल रहा है, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सही बात है। और 7th का एफ आ रहा है, टोटल लंग्स कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, हो गया क्लियर।
समझे? वेरी वेरी सिंपल, बस यही तो हमको याद रखना है। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़े। डी इज द करेक्ट आंसर। वाइटल कैपेसिटी किसके इक्वल होती है? क्वेश्चन भी रिपीट हो गया क्या फिर से? ERV प्लस टीवी EC आ जाएगा, IRV प्लस टीवी IC हो जाएगा, VC प्लस RV होता है क्या? टोटल लंग्स कैपेसिटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। मतलब आंसर डी। फ्री के मार्क्स मिल गए होंगे यहाँ पर भी। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम 500 होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम बताओ जल्दी कितना होता है? RV। यार आंसर नहीं चाहिए मुझे, RV कितना होता है ये बताओ। 1500 होता है? 1100 से 1200 होता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 1000 टू 1100 होता है। सही है क्या बताओ? आपके आंसर पे मैं मार्क कर रहा हूं। और IRV कितना होता है बताओ? 2500 होता है। तो टाइडल वॉल्यूम ए आ जाएगा सबसे पहले, नंबर 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग है कि ये इंक्रीजिंग आएगा बताओ? ये पहले वाला आएगा या दूसरा वाला आएगा? ए आएगा कि बी आएगा? मार्क कैसा करना हमको? इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, जल्दी बताओ। कई लोगों को बेटा इसमें कंफ्यूजन होता है। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो सबसे छोटा जो रहेगा 500 रहेगा, मतलब टाइडल वॉल्यूम। समझे? टाइडल वॉल्यूम के बाद फिर नेक्स्ट उससे बड़ा, उससे बड़ा मतलब ऐसा आएगा। तो उससे बड़ा क्या रहेगा टाइडल वॉल्यूम के बाद? इंस्पिरेटरी। यार गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ? बताओ जल्दी जल्दी। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये वाला आएगा, ये रहेगा। टाइडल वॉल्यूम के बाद ERV, मतलब ये 1 था, उसके बाद ऐसा आके ये 3 आ जाएगा। 1 3 कौन सा आ रहा बताओ? 1 3 1 3 1 3, ये वाला आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर। अभी सॉल्व करना है बेटा, एक ही पेपर को आप 2 बार सॉल्व कर रहे हो ये सोच लो। लेकिन पेपर का एनालिसिस बहुत जरूरी है। आपको यदि नीट एग्जाम क्रैक करना है ना, तो हर पेपर का एनालिसिस, कौन से क्वेश्चंस एनसीईआरटी में कहाँ दिए हैं, कैसे पूछे हैं, कुछ करेक्शन है नहीं है, और उनको बिल्कुल रट लो, तब जाके सिलेक्शन पक्का है। ये नहीं होना चाहिए कि हमारा पेपर हो गया तो बस हम जब डिस्कशन होगा तब देखेंगे। ठीक है? पेपर का एनालिसिस जो है बहुत जरूरी है। जानवी का क्वेश्चन आ रहा है 146। क्या बेटा 146 में क्या बोलना चाह रहे हो? किधर गया 146? ये है, बोलो इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? एक्सपिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम। बेटा आपको इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। समझे? वहां पे आपको पांचवा ऑप्शन तैयार नहीं करना है। नीट में भी ऐसे ही होगा, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पे परफेक्ट आंसर क्या मैच होता है उस पे जाना पड़ेगा। समझे? क्योंकि वहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरकॉस्टल मसल्स दोनों भी आती है फिर। ओके जानवी, समझा क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कुछ डाउट है तो मुझे मैसेज करो या फिर कॉल करो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डीप इंस्पिरेशन का रिलेशन बेटा एक्सपिरेटरी मसल से नहीं है। डीप इंस्पिरेशन जो है मेडुला से कंट्रोल होता है, साथ ही साथ जो एब्डोमेन की मसल्स है उसका रिलेशन होता है। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम रहे टाइम लेके कॉल करो। ठीक है?
क्लियर हो गया जानवी? चलो ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अभी? 152। वाइटल कैपेसिटी एडल्ट ह्यूमन की जो होती है, ईआरवी, टीवी, आईआरवी, ये भी होता है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपीरेशन, ये भी होता है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, मींस ऑल ऑफ दिस। ये डेफिनेशन है हमारा एनसीईआरटी का। ओके, ये हमारे एनसीईआरटी का जो है क्या हो गया, डेफिनेशन है। एकदम इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अभी हम। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किससे रिप्रेजेंट होता है बेटा? एफआरसी, बताओ। ईआरवी प्लस आरवी। एक ट्रिक बताया था मैंने आपको इसमें, क्या बताया था? लाइन से लिख लेना बताया था। टाइडल वॉल्यूम लिख लो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिख लो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिख लो, और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इन तीनों को जोड़ देंगे तो वाइटल कैपेसिटी, इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल लंग्स कैपेसिटी। सिंपल, एक ही लॉजिक है, एक ही कंसेप्ट पे सारा सॉल्व होता है आपका। ये एरो बेटा स्क्रीनशॉट लेके रख लो जैसा बनाया हूं मैंने, ठीक है? इससे आपको अच्छे से याद रहेगा कहाँ पे क्या होता है। 154 स्पायरोमीटर क्या मेजर नहीं कर सकता? जो एयर अंदर बाहर नहीं जा सकती उसको मेजर नहीं कर सकता, मतलब जो एयर का मूवमेंट ना हो। रेसिडुअल वॉल्यूम जिसका मूवमेंट नहीं होता है, मेजर नहीं होगा। विच इज नॉट ट्रू, देखो नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन कंफ्यूज करते एग्जाम में, ठीक है? बताओ कौन सा ट्रू नहीं है? जल्दी बताओ। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 होता ही नहीं है, ये तो ऑक्सीजन का होता है। पार्शियल प्रेशर CO2 का एल्वियोलाई में 40 mmHg होता है, ऑक्सीजन का 104 होता है एल्वियोलाई में, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है। ए इसका आंसर आएगा फिर। लंग्स की एल्वियोलाई जो है बताओ मैमल्स की किससे कंपोज्ड होता है? क्या आएगा? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू, ठीक है? मोड ऑफ रेस्पिरेशन रैबिट में कैसा होता है? अभी ये ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ठीक है? याद रख सकते हो तो याद रखो, नहीं तो भूल जाओ। बट रैबिट में जो होगा क्यूटेनस, म्यूकोसल, ट्रैकियल, पल्मोनरी। सिंपल देखें तो रैबिट हमारे समान है और हमें पल्मोनरी होता है, लंग्स होता है उसमें, ठीक है? सोलबिलिटी यदि हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड की तो कितना, 20 से लेके 25 मोर देन होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑक्सीजन सबसे कम होगा, सबसे कम जब होता है तो उसको हम कितना बोलते हैं बेटा? 40 mmHg बोलते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे किससे? पार्शियल प्रेशर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? ये उल्टा हो जाएगा, 40 में से माइनस करना है 45 को, तो -5 इसका आंसर आएगा। ऐसे होगा ना? वेरी गुड। ये समझा क्या बेटा? 159 समझ में आया सभी को? हेलो, पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का 40 है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब 40 में से 45 को माइनस करेंगे तो -5 इसका आंसर आएगा। ओके, 5 नहीं आएगा बेटा, ए नहीं होगा मिथिला। चलो, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। बताओ चलो कैंसर, अच्छा 160 का आंसर बता रहे हो, ये आएगा क्या? ओके वेरी गुड। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बताओ।
क्या आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का? एटमोस्फियर से स्टार्ट हो रहा है, वेरी गुड, क्या आएगा? सी आएगा। अंडर द गिवन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल इंक्रीज इफ, क्या इंक्रीज होगा जिससे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टूट जाता है? पीएच ऑफ ब्लड कम होता है तो ये डिसोसिएशन ज्यादा होगा। व्हेन पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होगा? शिफ्ट टू राइट या लेफ्ट? CO2 बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली राइट साइड आएगा, है ना। राइट, ये नॉर्मली सिग्मोइड होता है, इधर गया मतलब CO2 का बढ़ने को बोलते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, ग्राफ समझाता हूं, यहां पर देखो, ऐसे याद रखना। हम यहाँ पे ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये ऑक्सीजन जब ज्यादा रहेगी तब, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा रहेगा तब। तो यहाँ पे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हम देखेंगे, ये हो गया 40 mmSg। इधर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 20 mmSg, और इधर हो जाएगा 80 mmSg। 80 भी ले सकते हैं या फिर 60 भी ले सकते हैं। तो इधर CO2 बढ़ा तो कर्व राइट साइड चला गया, CO2 कम हुआ तो कर्व लेफ्ट साइड चला गया। ऐसे याद रखना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो चाहो तो, या बाद में वीडियो में देख लेना। ठीक है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन जो अनयूज होती है ह्यूमन ब्लड में, ठीक है, इवन आफ्टर अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू। देखो क्या होता है बेटा, ये ब्लड में जब ऑक्सीजन जा रही है और ये टिश्यू को जब डिलीवर होता है तो सिर्फ 25% डिलीवर होता है, 75% ही वापस लेके आ रहा होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि कभी कभी जब हम मस्कुलर एक्सरसाइज हम करते हैं ना, तो उस टाइम पे यदि कभी हमको एक्स्ट्रा की ऑक्सीजन लगी तो यहां से वो टिश्यू को डिलीवर करेगा। आंसर सी आएगा। उसके लिए क्या करता है? रिजर्व करके रखता है। समझा? वन 165 का आंसर बताओ। ऑक्सीजन टिश्यू में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कितना डिलीवर करता है? 5 ml। 166 का आंसर देंगे। कितना कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर होता है बेटा 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में? CO2 4 ml। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हीमोग्लोबिन का क्या है? हीमोग्लोबिन का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताओ बेटा। बेटा रेड कलर होता है, आयरन भी होता है, बट ये मोस्ट नहीं है, ये रिवर्सिबल मैनर में कंबाइन ही ज्वाइन हो सकता है। मतलब Hb और O2 जो है एक दूसरे के साथ ऐसी बाइंडिंग होती है इसकी, है ना। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। फैक्टर यदि हम देखें टिश्यू में, तो ये डिसोसिएट करता है ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। क्या फेवर करेगा? टेम्परेचर हाई रहेगा, H+ ज्यादा रहेगा, CO2 ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा। बताओ कौन से यहाँ पे मैच करते हैं? 168 कौन सा मैच कर रहा है इसमें? चलो जल्दी बताओ। सी ऑप्शन है ना, लो O2 हाई CO2 हाई H+, हाई टेम्परेचर। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट सिक्वेंशियल फिनोमिना ड्यूरिंग द पासेज ऑफ CO2 ब्लड से टिश्यू में जा रहा है। बताओ ब्लड से टिश्यू में कैसे कैसे जाएगा? बताएंगे जल्दी से, क्या आ रहा है? सबसे पहले तो ब्लड में CO2 एब्जॉर्ब होगा, फिर रिएक्शन ऑफ CO2, रिएक्शन तो होगी नहीं, क्यों होंगी? रिएक्शन ऑफ CO2, एब्जॉर्प्शन CO2 बाय ब्लड। मतलब देखो टिश्यू से CO2 निकला तो ब्लड में आया, है ना, तो ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद बाइकार्बोनेट बनेगा H2CO3, मतलब PQ सही है। फिर रिएक्शन CO2 जो रहेगा वाटर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स,
इनसाइड द प्लाज्मा, प्लाज्मा का रोल नहीं है यहाँ पे। कॉम्बिनेशन जो रहता है हिम पार्ट, ये आता है क्या बताओ? यहाँ पे शायद ये बेटा H3 नहीं है बेटा, ये यहाँ पे H+ आएगा। हिम पार्ट, हाँ चलो मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ, छोटी सी जगह में एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, फर्स्टली ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर आ रही है। बाहर आने के बाद सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जो आरबीसीज मतलब ब्लड में उसने उसको क्या किया, पिकअप किया। ब्लड में पिकअप हुआ तो यहाँ पे बेटा आरबीसी में और प्लाज्मा में दोनों भी जगह सेम टाइप की रिएक्शन होंगी। क्या बनेगा, H2CO3 यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, क्या फॉर्म होता है, H2CO3, मतलब यहाँ पे CO2 जो है ये H2O के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है, जो आगे चल के क्या होगा, H+, यार ये मार्कर सही नहीं चल रहा है, H+ और HCO3- में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म होती है, समझ रहे हो। देन फाइनली ये एल्वेओलाई में पहुंचेगा, तो ये H+ आयन जो है बेटा हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, और SCO3 जो है डिजोल्व स्टेट में बाहर निकल जाता है, क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म होती है, देन ये ट्रांसपोर्ट होता है इसका। तो अब देखो सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन हुआ CO2 बाय ब्लड, ये सही है। फिर रिएक्शन होता है CO2 का जिस वाटर के साथ, तो H2CO3 बनेगा आरबीसी के अंदर, फिर वो आगे चल के HCO3- और H+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ हो गया, एक्चुअली ऊपर नीचे आ गया है। फिर उसके बाद देखिए रिएक्शन जो है CO2 की, वाटर फॉर्मिंग H2CO3 inside plasma followed by conversion H+ and SCO3- आयन, ये भी होता है। तो देखो PQ R भी आ रहा है, फिर कॉम्बिनेशन H+ आयन हिम पार्ट से हो रहा है तो PQRS ऐसा भी होता है। ठीक है, लेकिन ये वाला तो प्लाज्मा में हो रहा है ना, तो ये वाली बात आ ही नहीं सकती, तो उसके अकॉर्डिंग PQ और S ये मैच करता है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ SCO3 हिम पार्ट से ये कंबाइन नहीं करता, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा एक ही ऑप्शन है जो मैच करता है, ऑप्शन सी, समझे। चलो लास्ट 5 मिनट है, जल्दी जल्दी देखते हैं आगे के क्वेश्चन। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बाय ब्लड प्राइमरली किस पर डिपेंड होता है बेटा, जल्दी से बता दो। जितना ज्यादा एंजाइम होगा उतना ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रिपीट हो गया, मेडुला में होता है। निमोटेक्टिक सेंटर पॉन्स में होता है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। चलो बताओ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो, ये थोड़ा डिस्कशन वाला है। न्यूरल सिग्नल जो है बेटा निमोटेक्सिक सेंटर ये रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, सही है। हाँ, रोल ऑफ ऑक्सीजन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्वाइट सिग्निफिकेंस नहीं बेटा, क्वाइट इनसिग्निफिकेंस, कोई रोल नहीं होता, ये गलत हो गया। आरबीसी में हाई कंसेंट्रेशन में एंजाइम होता है CA, ठीक है, जो वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। CO2 कैरी बाय हीमोग्लोबिन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 20 से 25% होता है, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, बी आएगा। समझे, कई लोगों को ये जो सिग्निफिकेंस जो दिया ना एनसीईआरटी में, देखना एक बार चेक करना, इनसिग्निफिकेंस लिखा हुआ है, ये ध्यान में नहीं आता कई लोगों को। ओके, नेक्स्ट है 174, 173 समझा क्या, हाँ वेरी गुड, मिथिला ने देखा एनसीईआरटी में अच्छे से। 174 एक्सप्लेन करेंगे, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी, जो रिकॉग्नाइज कर रहा है, किस चीज के चेंज को रिकॉग्नाइज करता है बेटा, CO2 और H+ आयन के कंसंट्रेशन को, और सेंड करते सिग्नल, नेसेसरी सिग्नल कहां भेजते बताओ, एपन्यूस्टिक सेंटर, जिससे क्या कहते हैं,
जल्दी से बताएंगे। नहीं, आरआरसी बोलते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। आंसर भी आएगा। कंट्रोलिंग सेंटर नॉर्मल ब्रीथिंग का मैमल्स में जो होता है मेडुला होता है। नंबर ऑफ आरबीसी पर यूनिट वॉल्यूम ब्लड में, हायर पर देखे पर्सन में हाई अल्टीट्यूड में जाने पर तो क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। हाई अल्टीट्यूड में जाने की वजह से ऑब्वियसली क्या होने वाला है, एयर कम रहती है, डेंस होती है, आरबीसी के नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक। अस्थमा एम्फीसीमा ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर, ये हम लोगों ने पढ़े ऑलरेडी, ये आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, याद करने वाला है। ऑक्यूपेशनल डायरेक्ट आता है, एम्फीसीमा भी है और अस्थमा भी है। ठीक है, 1A 2B 3C। दो क्वेश्चन रह गए लास्ट, चलो आंसर देंगे बेटा। 178 का आंसर देंगे पहले तो जल्दी से। इनकरेक्ट अबाउट ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज, इंडस्ट्री का रिलेशन आता है इसमें। लॉन्ग एक्सपोजर से फाइब्रोसिस होता है। वर्कर जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको मास्क से ही प्रोटेक्शन मिलेगा। ये एलर्जिक डिसीज नहीं है। ठीक है, इनकरेक्ट पहचानना था। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर जो है पॉन्स और मेडुला दोनों भी होता है। ठीक है, सी आएगा। 180, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अर्ज in regard to breathing by making conscious effort, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये पास्ट ईयर में भी पूछा हुआ है। आंसर दो इसका और एक्सप्लेनेशन भी चाहिए मुझे। जल्दी से देंगे। मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए बेटा, विद द हेल्प ऑफ वॉइस मैसेज या विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट। आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट करेंगे, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे। टेक्स्ट करोगे तो व्हाट्सएप करना, वॉइस करोगे तो टेलीग्राम करना, समझे। मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए और सभी लोगों से मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, 28 स्टूडेंट अभी क्लास में प्रेजेंट है और सभी का एक्सप्लेनेशन मुझे पर्सनल मिलना चाहिए। सभी लोग टेलीग्राम पे है? हैंड रेस करेंगे बेटा, कितने लोग टेलीग्राम पे हैं? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। वेरी गुड, चलो ऑलमोस्ट सभी लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग नहीं है। अब मुझे ये बताओ, लास्ट टाइम मैंने एक स्पेशल सेशन लिया था आप लोगों का, जो नीट टॉपर स्टूडेंट है उन लोगों के साथ सेशन लिया था। अभी सभी लोग हैंड लोअर कर लो, हैंड लोअर कर लो। कितने लोग वाला सेशन अटेंड किए? मैंने लिंक भी प्रोवाइड किया था आप लोगों को टेलीग्राम पे। हैंड रेस करेंगे जो लोग सेशन अटेंड किए थे। जो हमारे नीट 2020 का रिजल्ट आया उसका मैंने एक स्पेशल सेशन लिया था। ठीक है, कितने स्टूडेंट थे? साक्षी, साहिल, जानवी, मिथिला, प्रियदर्शनी, वैष्णवी, प्रणय। ठीक है, दोनों भी साक्षी, भिसे और सेंडे, रंजन, चैताली, आदित्य, साक्षी राउत, कितने लोग थे? वेरी गुड। प्रणय भी था, है ना? और किसका हैंड रेज नहीं हो रहा है? और बाकी लोग बेटा क्यों नहीं थे? आप शायद इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए होंगे शायद, या आपके तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होंगी। ठीक है, जब भी स्पेशल सेशन होता है ज्वाइन करना जरूरी है। मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा यदि आप खुद से एक्टिव नहीं रहोगे तो। ठीक है बेटा, चलो आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग मुझे इसका आंसर टेलीग्राम पे पोस्ट करेंगे। ओके। बेटा कोई चांस नहीं है। वैष्णवी इमीडिएटली नहीं है, उसके कुछ टाइम के बाद हो सकता है। किसी को कुछ पूछना है?
इफ यस सो वी कैन, अदरवाइज आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर। बेटा रियली मुझे यहाँ पे आंसर नहीं चाहिए, मुझे आप मैसेज करो। और आपका एक जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं हो पाया है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है रियली। हाँ रियली नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। या फिर आप मुझे कॉल कर लो बेटा, ठीक है आज ही कॉल कर लो। उस टाइम पे आपका कॉल आ रहा था बट शायद फोन म्यूट पे था, मैं देख नहीं पाया इसलिए। और उसके बाद फिर आपका कॉल बाद में आया नहीं मुझे, और जिस टाइम पे मैंने आपको कहा था उस टाइम पे आपका कॉल नहीं आया था। कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करवा दूंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, बहुत ईजी है। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, सी यू।